नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे कि अपन ने 10वीं के सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम महाजनपद काल से शुरू किया था। महाजनपद काल के बाद अपन ने मगध का उत्कर्ष पढ़ा था और मगध के उत्कर्ष के बाद अपन ने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। और मेरे पिछले वीडियो पे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप वो ज्यादा मैं पढ़ा रहा था, बहुत ही ज्यादा मसाला पढ़ा रहा था मौर्य काल का, और मौर्य काल का मसाला बहुत ही ज्यादा है। मौर्य काल की जानकारी के बारे में, जानकारी के स्रोतों के बारे में, मौर्य काल के वैभव के बारे में बहुत सा, और मौर्यों की उत्पत्ति के संबंध में, मौर्य किस जाति के थे इसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट है अपने पास। तो आज का जो वीडियो बन रहा है सिर्फ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ही मैंने बनाया। 10वीं के अभी सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा होना अभी भी बाकी है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं जहां तक संभव हो 10वीं के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाए। और जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अपन ने बात की थी 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। ये तो अपन ने बात पहले कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मगध पर अधिकार कर लिया। ये बात तो अपन ने कैसे मगध जो यहाँ मगध ये भारत का मानचित्र बनाया, मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले 10वीं के विद्यार्थियों को ये बात जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। सबसे पहले 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक का शासनकाल है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। और जिस समय 322 ईसा पूर्व में इसने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु थी 25 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में? 25 वर्ष की आयु में। अब अपन बात करते हैं इतिहास में बहुत सारे शासक हैं जिनकी, जैसे अपन बात करते हैं अकबर महान, सिकंदर महान, तो इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य भी एक महान था। कई अपन इतिहास में पढ़ते हैं कि एक विश्व विजेता या दुनिया जीतने की तमन्ना रखने वाले सिकंदर के सेनापतियों को भी, या सिकंदर के सेनापतियों को भी चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो ये ऐसी बात है, इसका वीडियो और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मौर्य काल के बारे में एक प्रोफेशनल स्टडी के लिए दूसरा वीडियो और आएगा, उसको आप देखना। और आज का वीडियो सिर्फ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। तो 10वीं के विद्यार्थियों 25 वर्ष की आयु में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अभी बात समझ में। और उसके बाद आपको एक विशेष ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक बना उस समय अपन बात करें तो भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों का शासन था। तो इसने महत्वपूर्ण कई विजय किए। कहने का मतलब है दक्षिण भारत में कर्नाटक तक इसका साम्राज्य था। दक्षिण भारत में अपन बात करें तो कर्नाटक था। इधर पश्चिम में कहते हुए अभी पाकिस्तान में एक है मकरान, समझ में बात। उत्तर पश्चिम में कहते हुए अफगानिस्तान में पर्वतमाला है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वतमाला तक इसका शासनकाल रहा। और हिंदू कुश पर्वतमाला को भारत की वैज्ञानिक सीमा माना गया है। हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला को भारत की वैज्ञानिक सीमा माना गया। इधर मकरांतर और पूर्व में कहे तो बांग्लादेश तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तृत था। पूर्व में बांग्लादेश तक, पश्चिम में मकरांतर, उत्तरी पश्चिम में हिंदू कुश पर्वतमाला तक, और दक्षिण में कर्नाटक तक इसका विस्तृत साम्राज्य था। बहुत बड़ा महान शासक था। अब अपन बात करते हैं 322 ईसा पूर्व के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अपने को एक वेरी इंपोर्टेंट 10वीं के विद्यार्थियों को चीज ध्यान में रखनी है, वो वर्ष है 305 ईसा पूर्व। कौन सा है? 305 ईसा पूर्व। एक यूनानी शासक है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? 305 ईसा पूर्व में एक यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। उसका अपने 10वीं किताब में बात कही हुई है। तो 305 ईसा पूर्व अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले 322 ईसा पूर्व, उसके बाद 305 ईसा पूर्व में
एक यूनानी शासक है, यूनान में भी इसका अपन एक कहते हैं सीरिया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है विद्यार्थियों? 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और युद्ध के बाद संधि होती है। संधि की बहुत सारी शर्तें हैं, संधि के क्या क्या प्रावधान थे वो अपने जैसे 10वीं की किताब के अकॉर्डिंग बात करें तो 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ और युद्ध के बाद होती है संधि। क्या होती है? एक संधि होती है। संधि मतलब एक समझौता होता है और चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करने के लिए सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। अपन पढ़े हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत में मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, तो वही मेगास्थनीज है और इसी मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका और इस इंडिका से ही अपने को ये जानकारी मिलती है। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। युद्ध के बाद संधि होती है और संधि करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित होता है। यह पहला विदेशी राजदूत है। समझ में आई बात? अब विद्यार्थियों देखो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद संधि हुई, संधि में कुछ समझौता हुआ तो कुछ शर्तें थी। तो शर्तें ये थी कि ये पूरी इधर अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, मकरान वाला ये पूरा का पूरा इधर वाला इतना बड़ा क्षेत्र है, सारा का सारा सेल्यूकस निकेटर है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसको दे दिया? और बड़े लेवल पे ये भी बताया जाता है कि 305 ईसा पूर्व के युद्ध में सेल्यूकस निकेटर न केवल चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर वापस लौटा बल्कि उसे अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत, अपने 4 महत्वपूर्ण राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। वो किसने दिए? सेल्यूकस निकेटर ने दिए। वो भी 4 राज्य अपने, जिसका इतिहास में नाम आता है जैसे कि एरिया है, अराकोसिया है, जेड्रोसिया है, पेरिपोलिस। समझ में आई बात? एरिया है, अराकोसिया है, जेड्रोसिया है और पेरिपोलिस है। यानी वो बात बड़े लेवल की है, सीधा ही मैं बता देता हूं। 4 राज्य अपने 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत है, 4 प्रांत किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। उसमें एक हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल घाटी। अब देखिए बात आगे क्या बनती है, आराम से समझो कि युद्ध के बाद संधि हुई और सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ और सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 महत्वपूर्ण राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। समझ पाई? जिसमें हेरात को कहा जाता है एरिया और कांधा है अराकोसिया, एरिया अराकोसिया और बलूचिस्तान को कहते हैं जेड्रोसिया। क्या कहते हैं? जेड्रोसिया। बलूचिस्तान को कहा गया है जेड्रोसिया और काबुल घाटी को पेरिपेमिस डाई। ये 4 राज्य उनके नाम लिए, लेकिन मैं अपने को 10वीं में के विद्यार्थियों को यही याद रखना है, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल घाटी और इधर अपन कहते हैं सिंधु नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र, सारा का सारा क्षेत्र किसको मिल गया? एक विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गया सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बाद। युद्ध के बाद संधि हुई और ये 4 महत्वपूर्ण प्रांत किसको मिल गए? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए और कहते हैं कि बदले में उपहार स्वरूप 500 हाथी, कितने हाथी विद्यार्थियों? 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दे दिए? 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दे दिए। किसको दे दिए? यानी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। तो बहुत बड़ी बात होगी, 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए। तो सेल्यूकस ने अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत किसको दिए?
चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, तो चंद्रगुप्त ने बदले 500 हाथी सेल्यूकस को दे दिए। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि 305 ईसा युद्ध हुआ, युद्ध के बाद संधि हुई और 4 महत्वपूर्ण प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिए, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दे दिए। अब अच्छी बात तो अभी आ रही है कि इसी सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री इधर आई, सेल्यूकस की बेटी, किसकी? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है जिसका नाम है, विद्यार्थियों, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम है हेलेना। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की हेलेना। हेलेना का एक दूसरा नाम कार्नेलिया भी आता है। क्या नाम आता है? कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, विदेशों से साथ। मैंने आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसी समय ज्ञात है। इसी समय ज्ञात है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विवाह किया, ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है कि यहाँ से चंद्रगुप्त अपनी बारात लेके गया था विदेश। कहाँ लेके गया था? विदेश। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। बात समझ लो, चंद्रगुप्त ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। तो 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, युद्ध के बाद संधि हुई और ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत करते कि ये 4 राज्य दहेज में मिले, तो उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर 500 हाथी किसको दे दिए? सेल्यूकस निकेटर को। और वो क्या मांगते हैं? अंजीर मांगते हैं, शराब मांगते हैं, मदिरे मांगते हैं, दार्शनिक मांगते हैं, क्या क्या मांगता है वो बात अभी यहाँ पर दूसरा मेरा वीडियो आएगा मौर्य काल के बारे में। उस वीडियो में प्रोफेशनल स्टडी का एक दूसरा वीडियो आएगा, उसको देखना आप अच्छे तरह क्या क्या इन्होंने उपहार स्वरूप मांगे थे। लेकिन अपने को अभी ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, 305 ईसा पूर्व में युद्ध सेल्यूकस निकेटर मौर्य के मध्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त ने कर लिया विवाह और सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य चंद्रगुप्त को दे दिए और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी किसको दे दिए? सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। 10वीं के विद्यार्थियों आपको ये इतना याद रखना है। अब इसके बाद है अपन कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य वो अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वतमाला। हिंदुकुश पर्वतमाला विद्यार्थियों में थोड़ा ये बताइए है अफगानिस्तान, और इसको भारत की वैज्ञानिक सीमा माना गया है। ध्यान रख लेना, भारत की वैज्ञानिक सीमा माना गया हिंदुकुश पर्वतमाला, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान क्षेत्र, इधर बांग्लादेश, पूर्व में बांग्लादेश, कर्नाटक तक इसका साम्राज्य विस्तृत था। समझ में आई बात? लेकिन ये कर्नाटक ये इधर है दक्षिण भारत। तो यहाँ पर मैं 2 चीजें लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ अहनानुरू। क्या लिख रहा हूँ? अब ये मत पूछना सर ये क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ। अहनानुरू और मुर्नानुरू, एक अहनानुरू और मुर्नानुरू। ये क्या है विद्यार्थी? ये क्या चीज है? ये अहनानुरू और मुर्नानुरू ये 2 तमिल ग्रंथ है। कैसे है? तमिल भाषा है ना, तमिल ग्रंथ है। इन 2 तमिल ग्रंथों से अपने को विदित ये होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत भी जीता था। दक्षिण भारत तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसकी जानकारी अपने को मिलती है 2 तमिल ग्रंथ है, एक अहनानुरू और मुर्नानुरू। ये 2 ग्रंथ है, तमिल भाषा के ग्रंथ है, जिससे अपने को ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत भी जीता था। और इधर अपने यहाँ कश्मीर से लेकर पूरा इतना बड़ा विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास था, यहाँ बांग्लादेश तक। समझ में आई बात? तो ये बात तो अपने को यहाँ तक तो अपने को ध्यान रखनी। अब इसमें एक लास्ट चैप्टर बता है, एक लास्ट लाइन और याद रखनी है। अब आप सीधे आ जाओ वर्ष 298 ईसा। कौन सा है? इसका शासनकाल है, लास्ट में आ गए। अपने शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो अपन 322 से शुरू धीरे धीरे करते अब अपन पहुंच गए 298 ईसा पूर्व। और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा। क्या किया? कहने का मतलब 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्यागा। अब यहाँ पर ये 298 ईसा पूर्व में ये तो अपने सबको पता है शरीर किया गया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, लेकिन हुई का तो इधर देखो एक स्थान है श्रवण बेलगोला। कौन सा स्थान है? श्रवण
बेलगोला, और ये कर्नाटक का जिला है श्रवण बेलगोला, मैसूर और कर्नाटक राज्य में। कहां है? कर्नाटक, दक्षिण भारत है। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया, जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। वो मैं अभी बता रहा हूं। जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक, और यहाँ एक पहाड़ी है चंद्रगिरी की पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है विद्यार्थियों? चंद्रगिरी की पहाड़ी है। इस चंद्रगिरी की पहाड़ी पर इसने अपना शरीर त्यागा। कैसे शरीर त्यागा? तो इसमें आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक जैन मुनि थे, जैन संत को या जैन मुनि भद्रबाहु से, किससे? एक जैन मुनि, अपने पढ़े थे मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत भद्रबाहु का एक ग्रंथ पढ़ा था कल्पसूत्र। तो जैन मुनि है एक भद्रबाहु, जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। क्या ली? जैन धर्म की दीक्षा ली या जैन धर्म ग्रहण कर लिया। वो इसके गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। इसी भद्रबाहु का अपने ग्रंथ पढ़े थे कल्पसूत्र। क्या पढ़े थे? मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत में एक अपन ने पढ़ा था भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तो अब देखो, अब ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया, जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वो उसके जैन मुनि को या उसके गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। इस भद्रबाहु का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। तो जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद चंद्रगिरी की पहाड़ी श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा। अपना शरीर त्यागा। तो उसमें एक प्रथा होती है जैन धर्म में, अपना शरीर त्यागा, और वो एक प्रथा होती है विद्यार्थियों जैन धर्म में, संथारा प्रथा। कौन सी प्रथा? संथारा प्रथा कहते हैं, या इसको अपन कहते हैं, ये कई बार पूछ लिया जाता है किसके माध्यम से? तो संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा। कौन सी है? संथारा प्रथा को या संलेखना पद्धति को और भी समझ में नहीं आए तो उपवास। किसके माध्यम से? उपवास के माध्यम। यानी जब जैनों में परंपरा रही कि व्यक्ति को लगे कि मैंने जीवन के सारे कर्म कर लिए, उसके बाद वो मृत्यु का इंतजार करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ते हैं, सब कुछ त्याग कर बैठ जाते हैं और मृत्यु के इंतजार में करते शरीर त्यागा। उसका मतलब ये, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और धीरे 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 अपन सब कुछ छोड़ेंगे, आखिर अपने शरीर से जान जाएगी। ऐसे करते करते 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पहाड़ी, श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक नामक स्थान पर संथारा प्रथा या संलेखना पद्धति उपवास के माध्यम से अपना शरीर त्यागा। इस महान शासक की 298 ईसा पूर्व में संथारा प्रथा के माध्यम से अपने शरीर त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतना ही। इसके बाद अपन कल अगला वीडियो आएगा, उसमें इसका बेटा पढ़ेंगे, दूसरा शासक है, वो उसको अपन पढ़ेंगे बिंदुसार। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या बातें याद रखनी है? एक तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल, पहली बात। दूसरी बात, 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और इसमें पराजित किया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज, और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ। उसके बाद संधि हुई। संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पसंद होकर 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। उसके बाद इसी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया गया। उसके बाद 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी और उपवास या संथारा प्रथा संलेखना पद्धति के माध्यम से 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। और वो जैन धर्म कई चंद्रगुप्त मौर्य के वैसे अपन के अपने स्थानों में जो मौर्य वंश की स्थापना की थी, कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से की थी, लेकिन बाद में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वो जैन धर्म के उनके गुरु थे भद्रबाहु, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था कल्पसूत्र। ये बात ध्यान रखना। कई बार ये श्रवण बेलगोला और इसके बारे में यहाँ पर आपने विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा, यहाँ पर श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की सबसे बड़ी मूर्ति है। वो है श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति सबसे बड़ी। बाहुबली फिल्म का नाम सुना है आपने? वो इसी आधार पर यहाँ पर बाहुबली भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है।
वही श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बनी हुई है, जो बाहुबली की मूर्ति गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ का सेनापति था चामुंड राय, उसने यहाँ पर बाहुबली की मूर्ति स्थापित की थी, जो गंग वंश के शासक थे। किसके शासक थे? गंग वंश के शासक थे। राजमल, गंग वंश का शासक था राजमल चतुर्थ, और राजमल चतुर्थ का सेनापति था चामुंड राय। ये चामुंड राय ने ही यहीं पर श्रवणबेलगोला में ही भगवान बाहुबली की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की। जो आप सोच रहे बाहुबली फिल्म वो सही सोच रहे, उसी की बात करें, वो मूर्ति स्थापित की थी चामुंड राय। तो विद्यार्थियों 10वीं के थोड़ी बात मैंने अभी लास्ट में जाते थोड़ी और एक्टिंग और कर दी। मैंने बता दी कि आपके लेवल की बात नहीं थी, फिर भी मुझे याद आ गया। लेकिन आज के समय में, आज के दिन का जो वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य में एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। जो मैंने यहाँ चौकड़ियां बनाई, इसमें इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है, ये आप अच्छी तरह याद रख लेना। और इसके बाद अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अपने को एक मौर्य में अच्छा शासक पढ़ना है, अशोक महान पढ़ते हैं। अशोक मौर्य में 3 अच्छे शासक ही पढ़ने हैं, सबसे ज्यादा पढ़ना है अशोक का। अशोक से अपन बिंदुसार में इतना ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। तो आज जो वीडियो आपको अच्छी तरह मैंने समझाया, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद अपना अगले वीडियो आएगा, तब तक एक टेस्ट भी लेंगे, आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। तो एक नूरनानुगु भी याद रख लेना, ये तमिल ग्रंथ है, जिसके माध्यम से अपने को उदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता था। तो और भी लास्ट में जाते जाते एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, और भी मौर्य वंश आपको और अच्छे डीपली प्रोफेशनल स्टडी कंपटीशन तैयारी के माध्यम से हिसाब से पढ़ना है, तो प्रकाश तैयार जहांगीर के नाम से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उस पे मेरा वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।